तो आज हमारे पास भारतीय इतिहास पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हैं। हाँ, और ये एक तरह की तेज प्रश्नोत्तरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब जानना नहीं है, बल्कि हर जवाब के पीछे का क्यों समझना है। बिल्कुल, इन सवालों के जरिए हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक का एक तेज सफर करेंगे। देखेंगे कि मुख्य घटनाएं, साम्राज्य और विचार कैसे विकसित हुए। तो चर्चा का अंदाज सवाल जवाब वाला ही रहेगा, लेकिन हम हर जवाब की गहराई में उतरेंगे। चलिए इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। जरूर। तो पहला सवाल, भारत में कृषि का सबसे प्राचीन प्रमाण किससे मिलता है? हमारे पास विकल्प हैं, मेहरगढ़, बुर्जहोम, चिरांद या हल्लूर। इसका सही जवाब है मेहरगढ़। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मेहरगढ़, जो अब बलूचिस्तान में है, हमें 7000 ईसा पूर्व तक पीछे ले जाता है। 7000 ईसा पूर्व, मतलब आज से 9000 साल पहले। हाँ, और ये सिर्फ खेती का प्रमाण नहीं है, ये एक व्यवस्थित और स्थायी जीवन की शुरुआत का भी संकेत देता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो अगला सवाल वैदिक काल से है। सभा और समिति का उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? इसका जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद में, और ये बहुत फैसिनेटिंग है क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये उस समय की लोकतंत्रात्मक संस्थाओं की ओर इशारा करते थे, जहां लोग मिलकर निर्णय लेते थे। अच्छा, मतलब एक तरह की अर्ली डेमोक्रेसी। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। यह उस काल की राजनीतिक चेतना को दिखाता है। ये बताता है कि राजा पूरी तरह निरंकुश नहीं था। बहुत दिलचस्प। चलिए अब मौर्य काल की ओर बढ़ते हैं। इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये तो काफी मशहूर सवाल है। हाँ, इसके लेखक थे मेगिस्थनीज। वो मौर्य दरबार में एक यूनानी राजदूत थे। और उनकी किताब इंडिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? देखिए, इसलिए क्योंकि ये हमें उस समय के समाज, प्रशासन और भूगोल के बारे में एक बाहरी व्यक्ति का दृष्टिकोण देती है, एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव। सही, जो हमें शायद किसी भारतीय स्रोत से उतना साफ साफ न पता चले। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही रोचक सवाल, हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये उपाधि दी गई है चन्हुदड़ों को। चन्हुदड़ों, और इसकी वजह? इसकी वजह है कि यह मन का यानी बीड्स बनाने का एक बहुत बड़ा केंद्र था। आप सोचिए, उस जमाने में एक पूरा शहर एक ही चीज के प्रोडक्शन में स्पेशलाइज कर रहा है। मतलब ये उस सभ्यता के शिल्प कौशल और उनके ट्रेड नेटवर्क का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। एकदम सही। अगला सवाल उपनिषदों पर है। उपनिषद मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित हैं? उपनिषद मुख्य रूप से दर्शन यानी फिलॉसफी से जुड़े हैं। तो ये वेदों के कर्मकांड वाले हिस्से से अलग हैं। हाँ, बिल्कुल। वे कर्मकांड से आगे बढ़कर ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष जैसे गहरे दार्शनिक सवालों पर चिंतन करते हैं। भारतीय दर्शन की जो नींव है वो इन्हीं ग्रंथों में मिलती है। ठीक है, अब एक सीधा सवाल, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की मदद से, है ना? हाँ, उन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका और भारत के पहले बड़े एकीकृत साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त के बाद अब अशोक पर एक सवाल, धम्म महामात्र किसने नियुक्त किए? ये अशोक की एक बहुत ही अनोखी पहल थी। कलिंग युद्ध के बाद? जी, कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने धम्म यानी नैतिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए इन विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया। ये प्रशासन का उपयोग नैतिकता के प्रसार के लिए करने का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है। तो ये सिर्फ धर्म प्रचार नहीं था, ये एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव टूल भी था। बिल्कुल, साम्राज्य को नैतिक रूप से एक साथ जोड़ने का एक तरीका। अगला सवाल कुषाण साम्राज्य से, उनकी राजधानी क्या थी? यहाँ जवाब थोड़ा पेचीदा है। उनकी 2 राजधानियां थीं, पुरुषपुर यानी आज का पेशावर और मथुरा। 2 राजधानियां? हाँ, और एक से ज्यादा राजधानियों का होना ये दिखाता है कि साम्राज्य कितना विशाल था और उसे अलग अलग क्षेत्रों से नियंत्रित किया जाता था। मतलब एक राजधानी उनके मध्य एशियाई हिस्से को संभालती थी और दूसरी भारतीय हिस्से को। सही पकड़े हैं। प्राचीन भारत का आखिरी सवाल, हर्षचरित के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे बाणभट्ट, जो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इस ग्रंथ में हमें क्या मिलता है? ये ग्रंथ हमें हर्ष के शासनकाल की घटनाओं की बहुत विस्तृत जानकारी देता है। एक तरह से ये उस दौर का ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है, तो प्राचीन भारत से आगे बढ़कर अब हम दिल्ली सल्तनत और मुगल काल की ओर चलते हैं। हाँ, मध्यकालीन भारत। तो सवाल है, भारत में इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? देखिए, इसकी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने।
ये एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। किस तरह की व्यवस्था? इसमें अधिकारियों को नकद वेतन की जगह राजस्व वसूलने के लिए भूमि दी जाती थी, जिसे इक्ता कहते थे। अच्छा, तो इससे सल्तनत के प्रशासन को मजबूती मिली होगी। हाँ, इसने सल्तनत के प्रशासन को बहुत मजबूत किया, खासकर दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण रखने में। अब मुगल काल से जुड़ा एक बहुत प्रसिद्ध सवाल, दीन ए इलाही किसने चलाया? इसे अकबर ने शुरू किया था। क्या ये एक नया धर्म था? एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक समन्वयवादी विचार था। समन्वयवादी विचार मतलब इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल करने की कोशिश की गई थी। ये अकबर की सुलह कुल की नीति का ही एक प्रतीक था। यानी सबके साथ शांति। बिल्कुल। और अब हम आधुनिक भारत यानी ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। जी। सवाल है, स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया? इसे कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में लागू किया था। और इसका मकसद क्या था? इसके तहत जमींदारों के लिए भू राजस्व की दर स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। अंग्रेजों को लगता था इससे उनकी आमदनी फिक्स हो जाएगी। लेकिन इसका भारतीय कृषि और समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा, है ना? बहुत गहरा और ज्यादातर नकारात्मक। इसने एक नए जमींदार वर्ग को जन्म दिया और किसानों का शोषण बढ़ा दिया। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने 1885 में। एक अंग्रेज ने? हाँ, हालांकि इसमें भारतीय नेताओं का भी पूरा सहयोग था। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक संगठित राजनीतिक मंच की शुरुआत थी। तो जो सेफ्टी वॉल थ्योरी है, हाँ। उसमें कुछ सच्चाई है? कुछ हद तक, पर पूरी नहीं। भारतीय नेताओं ने इस मंच का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए बहुत चतुराई से किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया? ये प्रस्ताव आया था 1940 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में संवैधानिक सुधारों का ये प्रस्ताव रखा था। लेकिन इसे तो ठुकरा दिया गया था। बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस अब डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। और अब आखिरी सवाल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। ये थोड़ा अजीब लगता है ना कि आजाद भारत का पहला राष्ट्राध्यक्ष भी एक अंग्रेज था। हाँ, ये सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वो भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्रता के बाद भारतीय नेतृत्व ने ही उनसे पहले गवर्नर जनरल के रूप में बने रहने का अनुरोध किया था। एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। जी, ताकि प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे। तो इन 15 सवालों के जरिए हमने कुछ ही मिनटों में 7000 ईसा पूर्व के मेहरगढ़ से लेकर 1947 के स्वतंत्र भारत तक का सफर तय कर लिया। और ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे तथ्य हमें इतिहास की एक बड़ी तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ एक पैटर्न भी दिखता है कि नहीं? हाँ, जरूर दिखता है। इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। सही। ये विचारों का सफर है, जैसे उपनिषद या दीने इलाही। ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विकास है, जैसे एकता प्रणाली या स्थायी बंदोबस्त। और राजनीतिक विकास भी, जैसे सभा समिति से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक का सफर। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। 15वां सवाल बताता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये तथ्य सत्ता के हस्तांतरण की प्रकृति के बारे में क्या संकेत देता है? मतलब कि औपनिवेशिक शासक का अंतिम प्रतिनिधि ही नए स्वतंत्र राष्ट्र का पहला राष्ट्राध्यक्ष भी था। हाँ, इस पर सोचने वाली बात है कि आजादी के इतने सालों बाद भी हमारी व्यवस्था में, हमारे कानूनों में और हमारी सोच में औपनिवेशिक काल की कौन सी चीजें आज भी मौजूद हैं? और कहाँ हम सच में एक नया रास्ता बना पाए हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।